आज की इस क्लास से हम कक्षा 11 की यूनिट नंबर 14 और यूनिट का नाम है प्रायिकता। तो आज की इस क्लास से हम प्रायिकता इस यूनिट को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और इस यूनिट की शुरुआत करेंगे हम दो प्रश्नों के साथ। इस यूनिट की शुरुआत हम दो प्रश्नों के साथ करेंगे। इन दो प्रश्नों में से पहला प्रश्न ये है कि प्रायिकता में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। दो प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि प्रायिकता में किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रायिकता में उन बातों का अध्ययन किया जाता है जो संभावनाओं से युक्त हो। प्रायिकता में उन बातों का अध्ययन किया जाता है जो संभावनाओं से युक्त हो। जैसे एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो जैसे किसी ने कहा कि आज वर्षा होने की संभावना है। आज वर्षा होने की संभावना है। इसका मतलब ये हुआ कि आज वर्षा हो भी सकती है और आज वर्षा नहीं भी हो सकती। मतलब जिस किसी भी बात में या जिस किसी भी कार्य में संभावना शब्द जुड़ जाता है तो वो बात या वो काम या वो कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार की ये जो बातें हैं, इन बातों का अध्ययन किया जाता है प्रायिकता में। इन बातों का कहाँ पर अध्ययन किया जाता है? प्रायिकता में अध्ययन किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि ये प्रायिकता इन बातों के साथ क्या करती है। तो प्रायिकता के माध्यम से इन बातों को एक संख्या से संबंधित किया जाता है। प्रायिकता के माध्यम से ये जो संभावनाओं से युक्त बातें हैं, इन बातों को एक संख्या से संबंधित किया जाता है। और वो संख्या से किस प्रकार संबंधित किया जाता है उसको हम समझते हैं। तो हमने एक उदाहरण लिखा है कि सिक्के को उछालने पर चित्त का आना। सिक्के को उछालने पर चित्त का आना। तो सबसे पहले इस बात को संख्या से देखो इस प्रकार संबंधित किया। देखो किस प्रकार, यहाँ पर सिक्के को उछालने की बात हो रही है तो सिक्के को बार बार उछाला गया। सिक्के को बार बार उछाला गया और उछाल कर ये देखा गया कि चित्त कितनी बार मिला है और पट कितनी बार मिला है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने सिक्के को उछाला 1000 बार। हमने सिक्के को कितनी बार उछाला? 1000 बार उछाला और 1000 बार उछालने पर हमें चित्त मिला 502 बार और पट हमें मिला 498 बार। जब हमने सिक्के को 1000 बार उछाला तो हमें चित्त मिला 502 बार और पट हमें मिला 498 बार। तो इस बात को प्रायिकता के माध्यम से संख्या से देखो किस प्रकार संबंधित किया गया। तो प्रायिकता के माध्यम से इस बात को संख्या से देखो इस प्रकार संबंधित किया गया। हमने सिक्के को कितनी बार उछाला? तो हमने सिक्के को उछाला 1000 बार। हमने सिक्के को कितनी बार उछाला? 1000 बार। और 1000 बार उछालने पर हमें चित्त कितनी बार मिला? तो हमें चित्त मिला 502 बार। तो इस प्रकार प्रायिकता की सहायता से इस संभावनाओं से युक्त बात को एक संख्या से संबंधित किया गया और इस प्रकार की प्रायिकता को कहते हैं प्रयोगात्मक प्रायिकता। तो इस प्रकार की प्रायिकता को कहते हैं प्रयोगात्मक प्रायिकता या आनुभविक प्रायिकता। इसके बाद देखो इन संभावनाओं से युक्त बात को प्रायिकता के माध्यम से एक दूसरे तरीके से भी संबंधित किया गया। वो दूसरा तरीका क्या? देखो सिक्के को उछालने पर हमें या तो H मिलेगा या T मिलेगा। सिक्के को उछालने पर हमें परिणाम के रूप में या तो H मिलेगा या T मिलेगा। तो
तो यहाँ पर हम बात करें कि सिक्के को उछालने पर हमें टोटल कितने परिणाम मिले, तो टोटल परिणामों की संख्या है 2। टोटल परिणामों की संख्या है 2। अब ये जो संभावना से युक्त बात है, कौन सी बात? सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर चित्त का आना, चित्त का आना, इस संभावना से युक्त बात को प्रायिकता के माध्यम से संख्या से इस प्रकार संबंधित किया गया। देखो किस प्रकार संबंधित किया गया, टोटल परिणामों की संख्या, तो टोटल परिणामों की संख्या है 2। टोटल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। और सिक्के को उछालने पर चित्त का आना, तो चित्त के अनुकूल परिणाम, तो चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या है 1। चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1। तो इस प्रकार इस संभावना से युक्त बात को एक संख्या से संबंधित किया गया। तो इस प्रकार की प्रायिकता को कहते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता या परंपरागत प्रायिकता। तो देखो हमने प्रयोगात्मक प्रायिकता तो पढ़ी है 9th क्लास में, और सैद्धांतिक प्रायिकता या परंपरागत प्रायिकता की हम बात करें तो ये प्रायिकता हमने पढ़ी है 10th क्लास में। अब हम 11th क्लास में जो प्रायिकता पढ़ने वाले हैं वो है प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। कक्षा 11 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण। देखो अभिग्रहित की हम बात करें तो अभिग्रहित उन सत्य कथनों को कहा जाता है जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। अभिग्रहित उन सत्य कथनों को कहा जाता है जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, इसमें क्या है? इसमें कुछ सत्य कथन है, इसमें कुछ सत्य कथन लिखे हुए हैं जिनको हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो प्रायिकता का अभिग्रहितीय दृष्टिकोण, इस टॉपिक पर जाने से पहले हमें इस यूनिट में कुछ शब्दों के बारे में पढ़ना है। इस यूनिट में हमें पहले कुछ शब्दों के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके पहले हम उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। प्रायिकता शब्दकोश का पहला शब्द है यादृच्छिक परीक्षण। तो देखो यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है? ऐसा प्रयोग जिनके परिणामों की संख्या 1 से अधिक हो तथा प्रयोग समाप्त होने से पहले परिणाम को नहीं बता सकते। यादृच्छिक परीक्षण उन प्रयोगों को कहा जाता है जिनमें परिणामों की संख्या 1 से ज़्यादा हो और प्रयोग समाप्त होने से पहले हम ये नहीं बता सकते कि हमें परिणाम के रूप में कौन सा परिणाम मिलेगा। तो इस प्रकार के जो प्रयोग हैं इन प्रयोगों को कहा जाता है यादृच्छिक परीक्षण। जैसे पास्य को उछालना, तो पास्य को उछालने पर हमें परिणामों की संख्या 1 से ज़्यादा मिलती है और साथ में हम इस प्रयोग के समाप्त होने से पहले ये नहीं बता सकते कि पासे पर संख्या 1 आएगी या पासे पर संख्या 5 आएगी। ऐसा भी हम उसके परिणाम के बारे में नहीं बता सकते। तो पासे को उछालने पर हमें परिणामों की संख्या 1 से ज़्यादा मिलती है, साथ में प्रयोग समाप्त होने से पहले हम उसके परिणाम को नहीं बता सकते। तो अब ये जो प्रयोग है पास्य को उछालना, इस प्रयोग को अब हम कहेंगे यादृच्छिक परीक्षण। इसी प्रकार सिक्के को उछालना, तो सिक्के को उछालने पर भी हमें परिणामों की संख्या मिलती है 1 से ज़्यादा और प्रयोग समाप्त होने से पहले हम उसके परिणाम को नहीं बता सकते कि हमें चित मिलेगा या पट मिलेगा। तो सिक्के को उछालना ये जो प्रयोग है इस प्रयोग को अब हम कहेंगे यादृच्छिक परीक्षण। इसी प्रकार ताश की गड्डी से पत्ता निकालना, इसको भी हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे। तो वे प्रयोग जिनके परिणामों की संख्या 1 से ज़्यादा हो और प्रयोग समाप्त होने से पहले हम उसके परिणाम के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं इन प्रयोगों को कहा जाता है यादृच्छिक परीक्षण। अब देखो ये जो यादृच्छिक परीक्षण के यहाँ पर जो मैंने उदाहरण लिख रखे हैं,
पहला उदाहरण है पास्य को उछालना। तो देखो पास्य को उछालने पर हमें क्या क्या परिणाम मिलता है। तो पास्य को उछालने पर हमें परिणाम के रूप में 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। सिक्के को उछालना, तो सिक्के को उछालने पर हमें परिणाम के रूप में H मिल सकता है या T मिल सकता है। तो ये जो यादृच्छिक परीक्षण की ये जो परिणाम है, इन परिणामों को हम एक समुच्चय के अंदर लिख दें। किसके अंदर लिख दें? समुच्चय के अंदर लिख दें इस प्रकार। तब इस समुच्चय को कहा जाता है यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि। तब इस समुच्चय को क्या कहा जाता है? यादृच्छिक परीक्षण की प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि को दर्शाते हैं S के द्वारा, और प्रतिदर्श समष्टि में ये जो परिणाम लिखे हुए हैं, इन परिणामों को कहा जाता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श समष्टि में जो परिणाम लिखे हुए होते हैं, इन परिणामों को क्या कहा जाता है? इन परिणामों को कहा जाता है प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु। तो प्रतिदर्श समष्टि की परिभाषा क्या होगी फिर? प्रतिदर्श समष्टि यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों को, यादृच्छिक परीक्षण के परिणामों को समुच्चय के रूप में लिखना, समुच्चय के रूप में लिखने को ही प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो पहले उदाहरण की प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर लिख लेना, और दूसरे उदाहरण की प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर लिख लेना। और प्रतिदर्श समष्टि को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? S के द्वारा दर्शाया जाता है। और प्रतिदर्श समष्टि में ये जो परिणाम होते हैं, इन परिणामों को क्या कहा जाता है? इन परिणामों को कहा जाता है प्रतिदर्श बिंदु। अब हम अगले शब्द की चर्चा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किसी यादृच्छिक परीक्षण में घटनाएं किसे कहते हैं। तो अगला शब्द है घटना। तो देखो घटना किसे कहते हैं? प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को ही घटना कहते हैं। प्रतिदर्श समष्टि के उप समुच्चय को क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एक प्रतिदर्श समष्टि लिख रखी है। यादृच्छिक परीक्षण है पास्य को उछालना, इसकी एक प्रतिदर्श समष्टि लिख रखी है। और इस प्रतिदर्श समष्टि के यहाँ पर मैंने कुछ उप समुच्चय लिख दिए। तो इस प्रतिदर्श समष्टि के ये जो उप समुच्चय हैं, यहाँ पर मैंने इस प्रतिदर्श समष्टि के कुछ उप समुच्चय लिख रखे हैं। इन उप समुच्चयों को क्या कहते हैं? इस यादृच्छिक परीक्षण की घटना कहते हैं। इस यादृच्छिक परीक्षण की क्या कहेंगे? घटना कहेंगे। अब देखो इन घटनाओं को हम हिंदी भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। हिंदी भाषा के रूप में देखो किस प्रकार लिखेंगे? जैसे हमने घटना ले ली ये, तो हमने इस समुच्चय को दर्शा दिया एक के द्वारा। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं। तो यहाँ पर इस घटना ए को देखो हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर घटना ए, फिर हमें लगाना है कोलन चिन्ह, और यहाँ पर देखो संख्याएं हैं 1 या 2। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पास्य को उछालने पर, पास्य को उछालने पर, पास्य को उछालने पर 3 से छोटी संख्या प्राप्त हो, 3 से छोटी संख्या प्राप्त हो। एक घटना हमने ले ली, ये समुच्चय के अंदर है केवल एक, और इस समुच्चय को हमने दर्शा दिया बी के
द्वारा। तो इस घटना बी को हम हिंदी के रूप में किस प्रकार लिखेंगे? देखो, पहले लिखना है घटना बी, और घटना बी इस प्रकार है। कोलन चिन्ह क्या बताता है कि ये घटना बी इस प्रकार है, और घटना बी किस प्रकार है? पास्य पर संख्या 1 प्राप्त हो, पास्य पर संख्या 1 प्राप्त हो। तो देखो, ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को हम इस प्रकार हिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम सभी घटनाओं को इस प्रकार लिख सकें, कुछ घटनाओं को लिख सकते हैं और कुछ घटनाओं को हम नहीं लिख सकते। तो हम घटनाओं को हिंदी के रूप में कुछ इस प्रकार लिखते हैं। अब हमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या के आधार पर घटनाओं के कुछ प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, प्रतिदर्श समष्टि की कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि की कुछ घटनाएं लिखी हुई है। अब इन घटनाओं में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या देखो, तो इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 1, और इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 2, और इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 2। इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 0, और इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है 6। तो ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 0 हो, उन घटनाओं को कहते हैं असंभव घटना। ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या क्या हो? 0 हो, उन्हें क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। और ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या के बराबर हो जाए। देखो, इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी है? 6, और प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या भी कितनी है? 6 है। तो इस घटना के प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या इस प्रतिदर्श समष्टि के प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या के बराबर है। इसका मतलब इस घटना को क्या कहेंगे? हम निश्चित घटना कहेंगे। तो एस तो है निश्चित घटना, और फाई है असंभव घटना। उसके बाद है सरल घटना। तो ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या केवल 1 ही हो, जैसे ये वाली घटना देखो, इस घटना में प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है केवल 1, तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं सरल घटना। तो ऐसी घटनाएं जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या कितनी हो? केवल 1 ही हो, कौन सी घटना कहलाती है? सरल घटना कहलाती है। उसके बाद है मिश्र घटना। तो मिश्र घटना उन घटनाओं को कहा जाता है जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो। जैसे इस वाली घटना में भी प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से ज्यादा है, इसमें भी प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से ज्यादा है, और इस घटना में भी प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से ज्यादा है। तो इन घटनाओं को क्या कहेंगे? इन घटनाओं को कहेंगे मिश्र घटना। तो उन घटनाओं को मिश्र घटना कहा जाता है जिनमें प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या 1 से ज्यादा हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।